वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में एक पोयम डिस्कस कर रहे थे। पोयम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। हम लोगों ने इस पोयम के इंट्रोडक्शन में देखा, इस पोयम के पोएट स्टीफन स्पेंडर के बारे में भी हम लोगों ने अबाउट द पोएट में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पोयम का थीम डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने पोयम का राइम स्कीम डिस्कस किया और उसके बाद हम लोग पोयम का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे थे। 4 पैराग्राफ्स का ये पोयम, हर पैराग्राफ में 8 लाइन्स हैं, 4 पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्लासरूम में बैठे हुए पुअर स्लम चिल्ड्रन को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में वो बताते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी हालत कैसी है। दे ऑल बिलोंग टू द स्लम्स, दे आर स्लम चिल्ड्रन, दे आर वेरी पुअर, दे आर वेरी मैल नरिश्ड। बहुत कुपोषित बच्चे थे वो। किसी बच्चे का हाइट छोटा था, किसी बच्चे को उसके फादर से बीमारी मिली थी, जिस वजह से वो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था। अपना बुक्स वो बेंच पे बैठे बैठे पढ़ता था। फर्स्ट पैराग्राफ में पूरे क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्लासरूम को डिस्क्राइब करते हैं। क्लासरूम की दीवारों से शुरू करते हैं कि दीवारें बहुत ख़राब कंडीशन में हैं, दीवारों का कलर फेड कर चुका है, दीवारों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। दीवारों के बारे में बताते हैं। फिर दीवारों पर लगे हुए कुछ पिक्चर्स के बारे में बताते हैं कि अमीर लोगों ने, रिच पीपल ने कुछ पिक्चर्स डोनेट किए हैं और डोनेशन में जो पिक्चर्स आए हैं वो पिक्चर्स क्लासरूम के वॉल्स पर टंगे हुए हैं। उनमें से कुछ पिक्चर्स के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से पिक्चर्स हैं। जैसे शेक्सपियर का फोटो था एक। नेक्स्ट में पोएट ने डिस्क्राइब किया था कि एक डेवलप्ड शहर का फोटो है, सिविलाइज्ड पीपल जिस शहर में रहते हैं। फिर पोएट ने एक ब्यूटीफुल टायरोलिस वैली का फोटो दिखलाया था। उसके बाद पोएट ने एक ओपन हैंडेड वर्ल्ड मैप के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें जो वॉल्स पर टंगी हुई हैं, जो डोनेशन में आई हैं रिच पीपल के द्वारा, ये सारी चीज़ें जो दीवारों पर टंगी हुई हैं, जो पिक्चर्स, वो पिक्चर्स में जो वर्ल्ड दिखाया गया है, जो दुनिया दिखाई गई है, डेवलप्ड, ब्यूटीफुल, ब्लू स्काई, एक्चुअली में बच्चों का जो रियल वर्ल्ड है, स्लम चिल्ड्रन का जो रियल वर्ल्ड है, वो पिक्चर्स में दिखाए गए वर्ल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक एक करके आप एक एक पिक्चर को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ था। शेक्सपियर गुड एजुकेशन के सिंबल के रूप में जाने जाते हैं और उन बच्चों को गुड एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, जबकि फ़ोटो लगा के रखे थे शेक्सपियर का। दूसरा फ़ोटो जो मॉडर्न डेवलप्ड सिटी का, जिसमें सिविलाइज्ड पीपल हैं, वो फ़ोटो दिखाया गया। उसको कंपेयर कीजिएगा इनके स्लम्स से, तो इनके स्लम्स में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है।
इनके स्लम्स में कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है रहने के लिए। ये लोग नर्क जैसा जीवन बिताते हैं अपने स्लम्स में। फोटोग्राफ में, पिक्चर में जो दीवार पर टंगी हुई थी, उसमें एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया, ओपन वर्ल्ड मैप, बहुत बड़े साइज का वर्ल्ड मैप था। पूरी दुनिया उसमें दिखाई दे रही थी, पर बच्चों की दुनिया उनके स्लम्स में ही शुरू होती थी और उनके स्लम्स में ही उनकी दुनिया फिनिश हो जाती थी। वो कभी अपने स्लम्स से बाहर की चीज़ों को ना देख पाते थे, ना एक्सपीरियंस कर पाते थे, ड्यू टू पॉवर्टी। और हम लोगों ने इसके थीम में डिस्कस किया था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सोसाइटी में सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं। इन दोनों रीजंस के वजह से ऐसे स्लम्स में रहने वाले बच्चे जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। उन बच्चों के हेल्थ के बारे में भी पोएट ने बहुत डिटेल में बताया है कि बच्चे जो हैं उनको बीमारियां लगी हुई हैं, वो उनके कुपोषण के कारण है। किसी को उसके फादर से डिजीज़ मिला है। एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया था कि उसका सिर नीचे झुका हुआ है। 2 रीजंस हैं, एक तो उसके सिर पे गरीबी का बोझ है और दूसरा कुपोषण के वजह से उसका शरीर झुक गया है। तो बच्चों को डिस्क्राइब किया, क्लासरूम को डिस्क्राइब किया सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड पैराग्राफ में पोएट जो हैं वो क्लासरूम में जो पिक्चर्स लगे हुए हैं उन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फर्दर आगे। और देखिए क्या बोल रहे हैं उन पिक्चर्स के बारे में। थर्ड पैराग्राफ, थर्ड स्टैंजा है इस पोएम का, जो यहाँ से शुरू हुआ है। येलो हाईलाइट जो किए हुए वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग्स नीचे मिलेंगे। वो वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पोएम के लाइंस पढ़िए और देखिए कि वर्ड मीनिंग्स जो येलो हाईलाइटेड हैं वर्ड्स, उनके वर्ड मीनिंग्स नीचे क्या क्या मिलते हैं। फिर पोएम के लाइंस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। फर्स्ट लाइन में 2 हाईलाइटेड वर्ड हैं, पहला विकेड और दूसरा बैड एग्जाम्पल। इसका वर्ड मीनिंग्स देखिएगा। विकेड का मतलब है अ बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति। शेक्सपियर को बोला गया कि शेक्सपियर विकेड हैं, शेक्सपियर बुरे व्यक्ति हैं। और मैप को बोला गया बैड एग्जाम्पल। बैड एग्जाम्पल का मतलब है नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्लम चिल्ड्रन, एक ऐसा उदाहरण जो कि स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए किसी तरह से फायदेमंद नहीं है, वो एक बैड एग्जाम्पल है। फर्स्ट लाइन में, थर्ड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि शेक्सपियर बुरा व्यक्ति है और मैप का जो फोटो लगा हुआ है दीवारों पर, वो मैप एक बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। शिप्स, सन एंड लव, ये 3 चीजें ये पिक्चर्स में दिखाई गई हैं। उन पिक्चर्स में जो पिक्चर्स टंगे हुए हैं क्लासरूम की दीवारों पर, उन पिक्चर्स में शिप्स हैं, उन पिक्चर्स में सन है, उन पिक्चर्स में लव दिखाया गया है। और ये सारी चीज़ें जब बच्चे पिक्चर में देखते हैं तो उन चीज़ों को वो भी पाना चाहते हैं और उनको पाने के चक्कर में वो गलत काम कर बैठते हैं। यहाँ पर एक वर्ड हाईलाइट किया गया, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब यहाँ देखिए परसुएडिंग। परसुएडिंग का मतलब है लालच देना या बहकाना। टेम्पटिंग मतलब लालच देना या बहकाना। ये जो पिक्चर्स में उनको दिखाई जा रही हैं, जो लाइफ, जो दुनिया जिसमें सन है, जिसमें शिप्स हैं, जिसमें लव है, ये सारी चीज़ें
बच्चों को उकसाती हैं, उनको बहकाती हैं, उनको लालच देती हैं और बच्चे उन चीज़ों को पाने के लिए कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं। With ships and sun and love tempting them to steal, गलत काम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो चोरी जैसा काम करने लगते हैं। स्टील वर्ड वहां यूज किया है जिसका मतलब है चोरी करना। बच्चे जो हैं वो जब अच्छा लाइफ, अच्छी चीजें पिक्चर्स में देखते हैं तो बच्चे उन चीज़ों के बहकावे में आ जाते हैं, उनके लालच में आ जाते हैं। वो उन चीज़ों को पाना चाहते हैं और उन चीज़ों को पाने के लिए बच्चे कभी कभी गलत काम भी कर बैठते हैं, जैसे कि वो चोरी करने लगते हैं और गलत काम करने से बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं। तो जहाँ ये पिक्चर्स उनको बेनिफिट करना चाहिए, इन पिक्चर्स से बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, उसका उल्टा होता है कि उन पिक्चर्स में जो अच्छा जीवन दिखाई दे रहा है उस जीवन को पाने के चक्कर में स्लम चिल्ड्रन जो हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं, चोरी जैसा काम करने लगते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, दो वर्ड है, स्लाइली, दूसरा है क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली वर्ड का मतलब है सीक्रेटली, स्लाइली का मतलब है सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब गुपचुप तरीके से, किसी को पता नहीं चले, सीक्रेटली। और क्रैम्प्ड होल्स वर्ड यूज किए हैं स्लम्स के लिए। स्लम्स मतलब उन बच्चों का घर जो बहुत छोटे छोटे घर हैं जिसमें स्पेस की बहुत कमी है। क्रैम्प्ड होल्स, ये वर्ड्स लिटरली इन वर्ड्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। होल्स का मतलब होता है छेद, क्रैम्प्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज का। ये उन बच्चों के घरों के लिए यूज किया गया है, मतलब स्लम्स को बोला गया है क्रैम्प्ड होल्स। बच्चों के घर को छोटे छोटे छेद से कंपेयर किया गया है कि बच्चों के घरों में स्पेस नहीं है। बच्चों के घर देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे छेद बने हुए हों, बच्चों के घर हैं वैसे स्लम्स में। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उन सभी बच्चों की जिंदगियां चुपचाप सीक्रेटली गुजर जाती हैं उनके स्लम्स में। क्रैम्प्ड होल्स में मतलब उनके स्लम्स में उन बच्चों की पूरी जिंदगियां स्लाइली मतलब सीक्रेटली, चुपचाप गुजर जाती हैं उनके स्लम्स में। वो स्लम्स में ही जन्म लेते हैं, स्लम्स के बाहर निकल ही नहीं पाते कभी। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग का मतलब था क्लाउडी फ्यूचर, धुंधला भविष्य। फॉग धुंधले भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। और एंडलेस नाइट का मतलब है एक ऐसा डार्कनेस जो कभी दूर नहीं होगा, एंडलेस है वो, उसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसी रात। तो रात का मतलब है डार्कनेस, ऐसी डार्कनेस जिसमें कभी सवेरा नहीं होगा, कभी लाइट नहीं आएगा, उसके लिए एंडलेस नाइट वर्ड यूज किया है। और फॉग का मतलब है धुंधला भविष्य। बच्चों का भविष्य वैसे भी धुंधला रहता है। ऊपर के पैराग्राफ्स में एक लाइन में लिखा भी गया था, फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग, उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल धुंधला है। तो बच्चों का फ्यूचर तो वैसे भी धुंधला है, लेकिन बच्चे जब चोरी जैसा काम करके क्रिमिनल बन जाते हैं तो उन बच्चों की धुंधला फ्यूचर जो है वो एंडलेस नाइट में चेंज हो जाता है। धुंधला फ्यूचर पहले तो था ही, लेकिन जब वो बच्चे चोरी करने लगते हैं, चोरी जैसा गलत काम करने लगते हैं, तो उन बच्चों का धुंधला फ्यूचर और खराब हो करके और एक ऐसी डार्कनेस वाला लाइफ में चले जाते हैं वो, जिस डार्कनेस का कभी अंत नहीं होता।
एंडलेस नाइट में चले जाते हैं वो। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स में अच्छी दुनिया दिखाई जा रही है। वो पिक्चर्स जो उनके क्लासरूम के वॉल्स पे टंगी हुई हैं, वो पिक्चर्स कहाँ से आई हैं? वो पिक्चर्स रिच लोगों ने डोनेट किया है उस स्कूल को, तो डोनेशन में आई हैं वो पिक्चर्स। और उन्हीं पिक्चर्स में जब बच्चे अच्छा जीवन देख रहे हैं, अच्छा लाइफ देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को पाने के चक्कर में बच्चे चोरी जैसा गलत काम करके क्रिमिनल बन जा रहे हैं। तो उनका फ्यूचर वैसे भी काफ़ी धुंधला था और क्राइम करके वो अपने फ्यूचर को एंडलेस नाइट में बदल लेते हैं। एक ऐसी अंधेरी रात हो जाती है उनके लाइफ में जिसका कोई सवेरा नहीं होता। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन, स्लैग हीप, हीप वर्ड जो है HEAP, ये वर्ड ढेर के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो उसका एक ढेर बन जाता है, उसके लिए हीप वर्ड यूज करते हैं। और स्लैग वर्ड का मतलब है वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कूड़ा कचरा, और हीप का मतलब है ढेर, कूड़े कचरे का ढेर। स्लैग हीप का मतलब है हीप ऑफ वेस्ट, कूड़े कचरे का ढेर। ये उन बच्चों को बोला जा रहा है, उन बच्चों के बॉडीज को बोला जा रहा है। वो बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जो स्लम चिल्ड्रन हैं, उनके शरीर को देख करके, उनके फिजिकल अनहेल्दीनेस को देख करके, जितना अनहेल्दी वो लोग फिजिकली हैं उसको देख करके पोएट को लग रहा है जैसे बच्चों की जगह कूड़े कचरे का ढेर रख दिया गया है। वो बच्चे पोएट को कूड़े कचरे के ढेर जैसे दिखाई पड़ते हैं। Where skins peeped through by bones and spectacles of steel. Peeped वर्ड हाईलाइट किए हैं। Peeped का मतलब है बाहर झांकना। यहां देख सकते हैं, peeped का मतलब है बाहर झांकना, लुकिंग आउट। उन बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि उन बच्चों के शरीर पर इतना कम मांस है कि उनकी हड्डियां उनके शरीर से बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों के मैल न्यूट्रिशन को हाईलाइट किया है, उनके कुपोषण को हाईलाइट किया है ये लिख करके कि बच्चों के शरीर पे इतना कम मांस है कि उनकी हड्डियां उनके शरीर से बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। उन बच्चों के ने कुछ बच्चों ने चश्मा पहन रखा है और वो चश्मा स्टील का है। स्टील का चश्मा कहने का मतलब है उसका पॉवर्टी दिखा रहा है कि वो चश्मा स्टील का पहन रहा है, और उसमें जो ग्लास लगा हुआ है चश्मा में, वो ग्लास के बारे में लिख रहे हैं विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। मेंडेड ग्लास का मतलब है ब्रोकन ग्लास। यहां देखो, मेंडेड ग्लास का मतलब है ब्रोकन ग्लास। उन बच्चों के शरीर के बारे में पोएट लिख रहे हैं कि उन बच्चों को देख करके ऐसा लगता है जैसे कूड़े कचरे का ढेर रख दिया गया हो। स्लैग हीप लिखते हैं। फिर उन बच्चों के फिजिकल कंडीशन को बताते हैं कि उन बच्चों की फिजिकल कंडीशन ऐसी है जैसे उनकी हड्डियां उनके शरीर से बाहर झांक रही हैं। उन बच्चों ने स्टील के चश्मे पहने हुए हैं और उनके चश्मों का जो ग्लास है, शीशा जो है, वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है। मेंडेड ग्लास है, ठीक वैसे ही टूटा हुआ है जैसे किसी बॉटल को, कांच के बॉटल को अगर स्टोन पे हिट किया जाए, मारा जाए, तो जैसे कांच बिखर जाता है, वैसे ही टूटा हुआ है उन बच्चों का चश्मे का शीशा। मेंडेड ग्लास लिखते हैं। जैसे बॉटल को अगर मारा जाए किसी स्टोन पे तो बॉटल, कांच का बॉटल टूट के बिखर जाएगा, वैसे ही टूटा हुआ चश्मा, चश्मे का ग्लास है,
उन स्लम चिल्ड्रन के पास। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। टाइम एंड स्पेस को हाईलाइट किए हैं। टाइम एंड स्पेस का मतलब है होल लाइफ। टाइम एंड स्पेस का मतलब है पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी। उन बच्चों की पूरी जिंदगी, ऑल देयर टाइम एंड स्पेस, उन बच्चों की पूरी जिंदगी उन फॉगी स्लम्स में गुजर जाती है। फॉगी स्लम्स मतलब कि वो स्लम्स जिससे ऊपर देखने से नीला आसमान के जगह धुंधला आसमान दिखाई देता है। वो स्लम्स, जिन स्लम्स में बच्चे नर्क जैसा जीवन बिताते हैं, वो स्लम्स को फॉगी स्लम्स बोला गया है। उसी में बच्चों का पूरा जीवन, पूरा टाइम और पूरा स्पेस फॉगी स्लम्स में बीत जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। पहला वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है स्टेन। स्टेन का मतलब है दाग और धब्बा। कोई अच्छी चीज अगर हो, उस पर एक दाग लग जाए, उसको स्टेन बोलते हैं। और स्टेन का ही मतलब यहां ब्लॉट है। ब्लॉट का मतलब दाग, धब्बा। ब्लॉट बोला जा रहा है उन स्लम्स को, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती हैं जहां बच्चे रहते हैं, उन स्लम्स को बोला जा रहा है कि इस मैप पर, ये जो वर्ल्ड मैप है, पूरी दुनिया का जो मैप है, वो सुंदर मैप पर बच्चों का स्लम जो है वो एक धब्बे जैसा है, एक दाग जैसा है। वो स्लम्स जो हैं वो वर्ल्ड के मैप की सुंदरता को खराब कर दे रहे हैं, वो दाग धब्बे जैसे हैं। और डूम वर्ड यूज किया है। डूम का सीधा मतलब होता है हेल, नर्क। ये बच्चों के स्लम में गुजारे जाने वाले लाइफ के बारे में बोला गया कि बच्चे ऐसे स्लम्स में, जो स्लम्स उस मैप पर एक धब्बे की तरह है, उन स्लम्स में बच्चे नर्क जैसा जीवन बिताते हैं। नर्क जैसा जीवन से आप समझ सकते हैं कि कितना गरीबी में और कितने बदहाली में वो लोग अपना जीवन बिताते हैं। नर्क जैसा जीवन बोला गया उन बच्चों के जीवन को जो स्लम्स में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ऊपर, वही सब चीज़ रिपीटेड है यहाँ। पहला पैराग्राफ जो था वो पुअर बच्चों के कंडीशन के बारे में था। दूसरे पैराग्राफ में उनके क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया। तीसरे पैराग्राफ में, थर्ड स्टैंजा, उसमें ये बताया गया कि जो स्वीट ड्रीम्स और इमेजिनेशंस जो उनको मिलते हैं बुक्स से, मैप से और पिक्चर्स से, जो वो अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वो स्वीट ड्रीम्स करने लगते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि उनको भी वो चीज़ें चाहिए। और उन चीज़ों को पाने के चक्कर में वो लोग रेबेलियन हो जाते हैं। रेबल वर्ड यूज़ किए हैं। रेबल का मतलब है विद्रोही हो जाना, और यहाँ रेबल का मतलब है क्रिमिनल हो जाते हैं। वो लोग क्रिमिनल हो जाते हैं इस सोसाइटी में और उनको अनसिविलाइज्ड समझा जाने लगता है। वो क्राइम में चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो मैप्स देख रहे हैं और जो पिक्चर्स उनके दीवारों पर लगी हुई है, उन पिक्चर्स में जो अच्छी चीज़ें हैं उनका असर है, ये उनका इफेक्ट है कि वो लोग भी स्वीट ड्रीम देखने लगते हैं और कल्पना में खो जाते हैं कि ऐसी ज़िंदगी मुझे भी चाहिए, और उस ज़िंदगी को पाने के लिए गलत काम करके क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शेक्सपियर इज विकेड। शेक्सपियर बहुत गलत आदमी है, रॉन्ग, बैड पर्सन है। एंड द मैप, जो मैप बोर्ड वहाँ दीवार पर टंगा हुआ है, वो मैप जो है जिसमें विच वॉज इन देयर क्लास वॉल, जो वॉल पर था, जिसमें शिप्स दिखाया गया था, जिसमें सन था, जिसमें लव था, ये सारी चीज़ें समथिंग विच पुअर डोंट हैव। वो स्लम चिल्ड्रंस के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैप को बैड एग्जाम्पल बताया गया है पुअर स्टूडेंट्स के लिए। शेक्सपियर
बुरा व्यक्ति है और मैप बैड एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए। मैप को बैड एग्जाम्पल इसलिए बताया गया क्योंकि उन मैप्स में ही बच्चे जो हैं वो शन, शिप और लव जैसी चीज़ें देखते हैं जो फिर उनको भी पाने की इच्छा होती है। इसलिए मैप इज अ बैड एग्जाम्पल एंड शेक्सपियर इज अ बैड पर्सन अकॉर्डिंग टू द पोएट। Showing these beautiful things to those living in cramped holes, congested huts, congested मतलब कम जगह, huts मतलब झोपड़ी, tempt them to dream and thus indulge in crimes like stealing। ये अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें उन बच्चों को दिखाई जाती हैं जो अपने क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, और उन बच्चों को बहकाया जाता है, इन चीज़ों से लालच दिया जाता है, वो लोग ड्रीम करने लगते हैं इन चीज़ों के बारे में, फिर वो लोग क्राइम में शामिल हो जाते हैं चोरी करके। Hence they go from fog to endless night। ये भी डिस्कस किया मैंने कि इस तरह से पहले उनकी ज़िंदगी तो फ्यूचर तो फॉग से रहता ही है पेंटेड, लेकिन क्राइम करने के बाद वो लोग अपना लाइफ जो है वो एंडलेस डार्कनेस में डाल देते हैं। This is why the poet says that the study and the things which are shown to the students are morally wrong। इसलिए पोएट ये मानते हैं कि जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं और जो चीज़ें बच्चों को दिखाई जा रही हैं पिक्चर्स में, दे आर मोरली रॉन्ग, वो उन बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है। बिकॉज वॉट दे सी इज अनअचीवेबल एंड येट दे ट्राई टू गेट इट बाई रॉन्ग वेज। क्योंकि वो लोग जो चीज़ देखते हैं, वॉट दे सी इज अनअचीवेबल, वो लोग के पहुंच से बाहर की है, आउट ऑफ देयर रीच, और फिर भी वो लोग ट्राई करते हैं गलत काम करके उन चीज़ों तक पहुंचने का। द चिल्ड्रन आर सो पुअर एंड malnourished दैट दे appear टू wear skin peeped through by their slag heap। उनके बॉडीज को बोला गया कूड़े कचरे के ढेर जैसे दिखाई दे रहे हैं, और उनके हड्डियों के बारे में बताया गया कि उनकी हड्डियां जो हैं वो उनके मांस से बाहर झांक रही हैं। ये उन बच्चों के कुपोषण को हाईलाइट किया गया। उन बच्चों ने चश्मे पहन रखे हैं स्टील के, जिसमें ग्लास जो हैं वो ब्रोकन हैं, ये भी बताया गया। दिस कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन सिग्निफाई दैट दे नीड फूड नॉट एजुकेशन। ये जो कंडीशन है उन बच्चों की, पोएट को लगता है कि इस कंडीशन के बच्चों को पहले, एजुकेशन से पहले प्रॉपर फूड मतलब न्यूट्रिशियस फूड देना जरूरी है। विदाउट प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन दे आर अटैक्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। क्योंकि वो लोग को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो लोग को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और एक बीमार तन में एक स्वस्थ मन नहीं रह सकता। अगर उनका बॉडी बीमार है तो इसका मतलब कि उनका जो माइंड है वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। तो पोएट को लगता है कि जो एजुकेशन उनको दी जा रही है उससे पहले उनको अच्छा खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि पहले वो हेल्दी हों और तब उनके माइंड भी हेल्दी होंगे। दिस इज वाई द पोएट कंसिडर्स एजुकेशन यूजलेस फॉर देम। पोएट को लगता है कि ये जो एजुकेशन मिल रहा है ये इन बच्चों के किसी काम का नहीं है। ही बिलीव्स दैट दे नीड टू बी प्रोवाइडेड फूड, शेल्टर एंड मेडिकल फैसिलिटीज फर्स्ट। पोएट को लगता है कि उन बच्चों को पहले फूड प्रोवाइड किया जाए, पहले प्रॉपर शेल्टर मतलब रहने की प्रॉपर व्यवस्था उनको दी जाए, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, और फूड, शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटीज देने के बाद उनको अगर एजुकेशन दिया जाएगा तब उन बच्चों का कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट द पोएट सेज दैट ऑल देयर टाइम एंड स्पेस दैट इज होल देयर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ फॉगी स्लम्स में गुजर जाती हैं, विदाउट होप एंड ग्लूमी। देयर स्लम्स आर लाइक स्टेन्स ऑन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड मैप एंड देयर स्लम्स आर कंसिडर्ड एज हेल। उनके जो स्लम्स हैं वो इस ब्यूटिफुल वर्ल्ड मैप पर एक धब्बे जैसे हैं, और उनके स्लम में बिताया जाने वाला जीवन जो है वो जीवन नर्क जैसा जीवन है। ये सारा चीज़ पैराग्राफ 3 में स्टैंजा 3 में बताया गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4th पैराग्राफ में आएंगे जो हमारा फाइनल पैराग्राफ होगा। थैंक यू।